मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप आपकी 200 नंबर की और जो 100 नंबर की जो इंटर्नशिप चल रही है, उसी के क्रम में ही देखिए इंटर्नशिप में 200 नंबर की है और एक वाइवा बोस जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। उसमें कोई फाइल नहीं बनानी है, लेकिन जो 200 नंबर की जो इंटर्नशिप की फाइल बनानी है तो उसी में जैसे मैंने आपको आज जो हमारा यहाँ पर है इंटर्नशिप में आप देख रहे हैं, ये कवर पेज बनाएंगे इस प्रकार से। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और लखनऊ, उसके नीचे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटर्नशिप लिखेंगे और बीएड जैसे आप सबका 2018 से 20 है, फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर आज टॉपिक हमारा रहेगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीचे सबमिटेड बाय में आप अपना नाम डालेंगे। ये सभी खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फाइल है, उन्हीं सबको इस प्रकार की एक फाइल बनानी है। तो खासकर आज जो विद्यालय भवन है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको सबको इसमें क्या करना है, जानकारी देना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप में गए हुए हैं। तो सबसे पहले आखिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले जानकारी देनी है कि आखिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आप एक इंडेक्स बना लें। इंडेक्स में जैसे आप देख रहे हैं विद्यालय का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ स्कूल, इस विद्यालय की संरचना क्या है, विद्यालय भवन क्या है, विद्यालय भवन के मुख्य कक्ष कौन कौन से हैं, मानव संसाधन क्या है, भौतिक संसाधन क्या है और मुख्याध्यापक कक्ष क्या है, कक्षाएं क्या है, स्टाफ रूम क्या है, शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था और खेल का मैदान, पुस्तकालय और लास्ट में सुझाव। तो ये इस प्रकार से आप एक इंडेक्स बना लेंगे। इंडेक्स के बाद सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ स्कूल अर्थात स्कूल का अर्थ क्या है उसके बारे में बताना होगा। और यहाँ पर जैसे देखा है, आप लोग देख रहे हैं, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्खोला या स्खोल नामक युग्मी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अवकाश। यह बात कुछ वितली सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए एएफ लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान, जैसे वहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कक्षाओं के स्थान पर स्कूलों में बदल गया। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। विद्यालय अथवा शिक्षा संस्था का सीधा संबंध शिक्षा प्रदान करने से है। पाठशाला नामक संस्था का मात्र उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना ही है। पाठशाला वास्तव में शिक्षण की एक ऐसी औपचारिक संस्था है जिसमें विद्यालयों की स्थापना सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ। विद्यालयों के पूर्व शिक्षा प्रायः घर पर ही होती थी। विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षण की व्यवस्था होती है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण के नियम एवं काल निर्धारित होते हैं। विद्यालय हेतु रास द्वारा दी गई परिभाषा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। दूसरा, जॉन डीबी ने भी कहा है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, यहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय की संरचना क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यालय का निर्माण भौतिक और मानव संसाधनों द्वारा होता है। प्रथम भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन तथा मानव संसाधन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अशिक्षक कर्मचारी आदि आते हैं। तो ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं विद्यालय भवन का अर्थ क्या है। विद्यालय भवन का अर्थ काफी व्यापक रूप से लिखा जाता है। इस शब्द के अंतर्गत न केवल विद्यालय के कमरे आते हैं वरन खेल के मैदान, फर्नीचर, उपकरण तथा अन्य व सहायक सामग्री आ जाती हैं जो विद्यालय के कार्यों में उपयोग करते हैं। जिस प्रकार घर के उपयुक्त वातावरण का प्रभाव बालकों के विकास पर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक आदर्श विद्यालय का प्रभाव भी बालक पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। सही अर्थ में विद्यालय बालकों एवं समुदाय की प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वह समुदाय कभी भी विकासोन्मुख नहीं होते हैं जहां पर विद्यालय का पर्याप्त प्रभावशाली एवं प्रेरक वातावरण नहीं होता है। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि विद्यालय भवन की बनावट की प्रवृत्तियां व उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। तब शाला व इसकी साज सज्जा पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। विद्यालय प्रशासन एवं संगठन पर भी विद्यालय भवन का प्रभाव देखने को मिलता है। यह विद्यालय भवनों के उद्भव का ही परिणाम है। यह जिसकी वजह से 2 पारी वाले या 3 पारी वाले विद्यालय चलाए जा रहे हैं और जिनके कारण भारत के अधिकांश शहरी विद्यालय धीरे धीरे इन्हीं प्रशासनिक समस्याओं में उलझते चले जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग है, विद्यालय भवन क्या है,
तो सबसे पहले देखा आप मुख्य शाला भवन एवं इसके अन्य विषयों के विभागीय कक्ष, पुस्तकालय एवं संचालन, छात्रावास एवं प्रयोगशाला, खेल के मैदान, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस आदि। उसके अलावा शाला, उद्यान, बगीचे, लान आदि, कृषि कार्य, रंगशाला आदि। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का आवास, प्रधानाध्यापक के लिए, शिक्षकों के लिए, कार्यालय कर्मचारियों के लिए, सहायक कर्मचारी के लिए, तैरने के लिए जलाशय आदि, ये सब जो है कहीं ना कहीं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। उसके अलावा मुख्य विद्यालय भवन के कक्ष कौन कौन से होंगे, ये जो है मैं थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मुख्य विद्यालय जो है मुख्य विद्यालय शाला भवन के अंतर्गत जिन कक्षों की आवश्यकता होती है उनका विवरण इस प्रकार है। पहला आचार्य कक्ष होगा, विद्यालय भवन होगा, आगंतुक कक्ष होगा, अध्यापक कक्ष होगा, आलेख स्टोर कक्ष होगा, निर्देशन एवं परामर्श कक्ष होगा, परीक्षा कक्ष होगा, विश्राम कक्ष होगा, लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग, शौचालय एवं मूत्राशय होगा, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग, कर्मचारियों एवं अध्यापकों के लिए अलग अलग, खेल कक्ष होगा, स्काउटिंग गर्ल्स गाइड, एनसीसी कक्ष, क्राफ्ट वर्कशॉप, कला भवन, विज्ञान प्रयोगशालाएं, संग्रहालय, विभिन्न विषयों के विशिष्ट इतिहास, गणित, विज्ञान आदि के कक्ष। उसके बाद यहाँ पर आता है मानव संसाधन अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन में प्रधानाचार्य का एक स्थान, एक पथ प्रदर्शक, निर्देशक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक तथा एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में होता है। उसकी सोच एवं परख में दार्शनिकता झलकती है, जबकि कर्म एवं वाणी की सत्यता उसके व्यवहारों तथा निर्णयों से स्पष्ट होती है। जीवी सीयर्स के अनुसार प्रधानाचार्य विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता है। विद्यालयों के उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राचार्य के शिक्षकों तथा छात्रों एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं को समावेशित करना होता है। साथ ही विद्यालय अभिलेख, प्रबंधन, वित्त, कार्यालय भवन, पुस्तकालय आदि सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रधानाचार्य कार्य विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्देशन देना, उचित निर्णय लेना तथा सही मूल्यांकन की व्यवस्था करना ताकि विद्यालय का बहुमुखी विकास किया जा सके। राधाकृष्णन ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। कक्षा प्रबंधन का शिक्षक मुख्य घटक होता है, जो शिक्षक व्यवस्था में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय की संरचना क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो भौतिक संसाधन क्या है, विद्यालय में कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में फर्नीचर, मेज, कुर्सी व्यवस्था क्या है। अब इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लिखना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पर प्रत्येक कमरे में हवा के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है, जो गर्मियों में समय विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो, कमरों में उजाला हो तथा हवा आने के लिए खिड़कियाँ भी बनी हैं, जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक हवा व सूर्य की का प्रकाश प्रदान करती हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को शौच के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है। विद्यालय में बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई। समस्त शौचालयों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। पेयजल की भी उचित व्यवस्था की गई है, अर्थात ये विद्यालय भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखकर यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। विद्यालय भवन को बताने से पूर्व पहले विद्यालय भवन की बिल्डिंग को दिखाएंगे कि इस प्रकार की वहाँ की बिल्डिंग है। अब जिस भी विद्यालय में आप प्रैक्टिस इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का एक ये भी बताएं कि कितने में, जैसे हमने पिक्चर्स दिखा दिया आपको। अब विद्यालय भवन के बारे में, तो जैसे किसी भी विद्यालय का है तो आपको उस विद्यालय का भवन का कितने स्क्वायर फीट में वो स्टेब्लिश है, कितने भूतल पे हैं, कितने प्रथम तल पे हैं, कितने द्वितीय तल पे हैं। उसके अलावा वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, वहाँ छायादार वृक्ष हैं या नहीं हैं, उन सबको आपको भी लिखना होगा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उसका जो ये स्थित कहाँ पर है, किस रोड पर है, ये देखिए सब लिखा हुआ है। ये इस प्रकार की आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब शुरू हो गया। जैसे से पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि विद्यालय में उपस्थित समस्त कमरों का आकार कितना बड़ा है, सुविधा कैसी है ना। उसके अलावा विद्यालय परिसर में खेल का मैदान है कि नहीं है, ये भी आपको बताना होगा। मैदान में आम के पेड़ हैं कि नहीं है, छायादार है या नहीं है, खेल सामग्री क्या है। तो ये विद्यालय भवन के अंतर्गत आता है, जो कि और कितना उसका मापन कक्ष है, पुस्तकालय कक्ष है कि नहीं है, खेल सामग्री कक्ष है नहीं। तो ये क्या है, विद्यालय भवन जो खासकर जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करने गए हैं उसके बारे में भी बताएंगे आप। अब जैसा आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कि मुख्य विद्यालय भवन के कक्ष,
तो यहाँ पर रूम देखा तो मुख्य विद्यालय भवन का कक्ष क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो कौन कौन से, सबसे पहले बताया गया कि मुख्य अध्यापक कक्ष है। तो विद्यालय भवन का कोई भी जैसे यहाँ प्रारूप चयनित किया जाए जिसमें क्या कहा जाए कि ये प्राचार्य कक्ष है। विद्यालय भवन ए टाइप बी टाइप स्कूल बिल्डिंग होते हैं तो उसमें से पहले से डिसाइड कर लेगी क्या होगा, प्रिंसिपल रूम होगा, हेडमास्टर का रूम होगा, है ना, जहाँ से सभी कक्ष विद्या जो है आसानी से वहां से वॉच कर सके, देख सके। विद्यालय भवन में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हेडमास्टर का जो रूम होगा को वहाँ कक्ष जो प्रवेश द्वार होगा उसके समीप हो, जहाँ से विद्यालय की समस्त गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वो सब चीजें लिखेंगी। उस विद्यालय का जो है जो सेंटर जो मेन गेट है वो विद्यालय जो प्राचार्य हैं उनके रूम से बिल्कुल पास ही है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। विद्यालय भवन, तो यहाँ हेडमास्टर का जो रूम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्कूल बिल्डिंग में। उसके अलावा विद्यालय कार्यालय भी, जैसे विद्यालय कार्यालय भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे मुख्याध्यापक को सदैव ही कार्य रहता है। तो जो हेड ऑफिस का जो रूम है और जो है हेडमास्टर का रूम है, जो प्रिंसिपल रूम है, वो आसपास में ही होना चाहिए। तो विद्यालय कार्यालय भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे मुख्याध्यापक को सदैव ही कार्य रहता है। तब मुख्याध्यापक के कक्ष के बहुत ही समीप है, लेकिन क्योंकि किसी भी विद्यालय का कुशल संचालन मुख्याध्यापक व विद्यालय में कार्यरत क्रमकों के मधुर संबंधों पर काफी सीमा तक निर्भर करता है। इसलिए मुख्याध्यापक कक्ष और विद्यालय कार्यालय का, तो जैसा हमने बताया कि जो कार्यालय कक्ष है और जो प्रिंसिपल रूम है वो आसपास में होना चाहिए, क्योंकि और ये जो कार्यालय कक्ष है ये बड़ा होना चाहिए जिसमें सभी कर्मचारी आसानी से काम कर सके, अपना वर्क निपटा सके, और वहाँ का वातावरण भी शांत और जो है प्रिय होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उसके अलावा कक्षाएं, जिस दृष्टि से किसी भी विद्यालय की स्थापना की जाती है वह ज्ञान प्रदान करना है। विद्यालय में ज्ञानवर्धन कक्षाओं में किया जाता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कक्षाएं विद्यालय की आत्मा होती है, क्योंकि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जैसी कैसी है वह विद्यालय की कक्षाओं और अध्यापकों पर निर्भर करता है। विद्यालय की कक्षाएं आयताकार तथा कक्षाओं का आकार बड़ा है, जिससे कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी एक साथ की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तथा उन्हें एक साथ बैठने में भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक ही कक्षा के विद्यार्थी उसी कक्षा में न आ पाए तो उनके लिए उसी कक्षा के दूसरे वर्ग भी बनाए गए हैं। एक ही कक्षा के विद्यार्थी और कई कक्षाएं ऐसी हैं जिनमें बालक एवं बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कक्षा 9 के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी गणित वर्ग के हैं तथा बालिकाएं कला वर्ग की हैं, तो उनकी कक्षाएं अलग अलग लगाए तथा शिक्षक इन्हें अलग अलग कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। ये क्लासरूम का भी पिक्चर्स हम लगा देंगे, तो ये आप A4 साइज के पेपर हैं तो उसमें लगाते रहेंगे। और जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो अभी जैसे हमने बताया कि जो क्लासरूम है उनको दिखाने के बाद कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है, 10 है। सभी कक्षाओं में प्रकाश व हवा के लिए पंखे की उचित व्यवस्था की गई है। सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बैठने के लिए मेज कुर्सी व्यवस्था उपस्थित है। अब रह बात यहाँ पर स्टाफ रूम की। विद्यालय भवन के अंतर्गत स्टाफ रूम की उचित व्यवस्था भी की गई है। स्टाफ कक्ष में समस्त अध्यापक अपना सामान रखते हैं और लंच के समय और छुट्टी के समय सभी अध्यापक स्टाफ रूम में एकत्रित होते हैं और स्टाफ रूम में ही लंच करते हैं तथा वे शिक्षक जो अध्यापन कार्य कर चुके होते हैं और उनके पास फ्री समय होता है वो जो है कुछ अध्यापक अध्यापन से पहले स्वाध्याय भी करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये भी लिखेंगे जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ कार्यालय कक्ष है या नहीं है, प्रधानाचार्य कक्ष है कि नहीं है, शिक्षक कक्ष है कि नहीं है ना, उसके कक्षा कक्ष है कि नहीं है, प्रतीक्षा कक्ष कितने हैं, बहुउद्देशीय कक्ष कितने हैं, पुस्तकालय है कि नहीं है, विज्ञान प्रयोगशाला का स्थिति क्या है, कंप्यूटर कक्ष का क्या है, म्यूजिक रूम की क्या व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप सब लोग कि मानव संसाधन जी, जैसे शैक्षिक कर्मचारी, तो शैक्षिक कर्मचारी की संख्या कितनी है, जिसमें जैसे 11 हैं, 7 अध्यापक हैं और 3 अध्यापिकाएं हैं। अशैक्षिक कर्मचारी कितने हैं, विद्यालय में अशैक्षिक कर्मचारियों की संख्या 3 है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक तथा चपरासी आदि शामिल हैं। सभी अशैक्षिक कर्मचारी अत्यंत ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं। ये वहाँ का टॉयलेट का भी पिक्चर्स हम दिखा सकते हैं कि महिला पुरुष के लिए अलग अलग है, बच्चों के लिए अलग है
तो इस प्रकार का भी पिक्चर हम वहां लगा सकते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल में। जैसा मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि हमें एक एक बिंदु को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी लिखना होगा कि जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं विद्यालय में शौचालय का होना अति आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी शौच के लिए बाहर न जाए और सुरक्षित तथा स्वस्थ रहें। विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। सभी शौचालयों में पानी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी शौचालयों में एक एक डस्टबिन भी रखा है। विद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। सभी शौचालयों में साफ सफाई का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है, ताकि विद्यालय का वातावरण शुद्ध व स्वच्छ रहे। अब देखिए, जो जहाँ पर जैसे जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप करने गए हैं, तो वहाँ ये भी देखना होगा बच्चों, खासकर छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है नहीं की। छोटे बच्चे उस पानी पीने वाले उसमें पानी पी पाते हैं नहीं पी पाते, इस बात को भी आप पिक्चर्स भी लगा देंगे। अब यहाँ आता है अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की व्यवस्था, कि विद्यालय में पीने वाले पानी की व्यवस्था उचित प्रकार से की गई है। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पीने वाले पानी के लिए टंकी की व्यवस्था की गई है, जहां से स्वच्छ और साफ पानी आता है। प्रतिदिन टंकी सबमर्सिबल द्वारा भरी जाती है, ताकि बच्चों को ताज़ा पानी पिए। पानी की टंकी की सफाई सप्ताह में 1-2 बार अवश्य ही कराई जाती है, ताकि पानी गंदा व दूषित न हो। जो विद्यार्थी टंकी का पानी नहीं पीते हैं वो हैंडपंप से स्वच्छ और ताज़ा पानी पी सकते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादातर टंकी वाला पानी पीते हैं, क्योंकि उनको अपना थर्मस बार बार भरने में अति आनंद प्राप्त होता है। विद्यार्थी व शिक्षकों को पीने वाले पानी की कोई समस्या नहीं, उन्हें जरूरत पड़ने पर हर समय पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रकार की भी पिक्चर्स आप लगा देंगे, जिसमें ये खेल कूद का मैदान है, खासकर छोटे बच्चों को खेलते हुए ग्राउंड में दिखाएंगे। जैसा आपको पता है कि विद्यालयों में पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु खेल कूद का मैदान होना बहुत जरूरी, कक्ष होना जरूरी है। विद्यालय में विद्यार्थियों के खेलने कूदने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। विद्यालय में 2 मैदान हैं, एक इंडोर गेम के लिए तथा दूसरा विद्यालय के बाहर आउटडोर गेम के लिए, जहां पर सभी बच्चे आराम से सभी प्रकार के खेल या गेम खेल सकते हैं। खेल कूद के लिए बच्चों को प्रतिवर्ष टूर्नामेंट में भी प्रतिभाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें प्रतिभाग के लिए लेकर जाया जाता है, जहां पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके विजेता घोषित होते हैं। ये टूर्नामेंट आसपास के गांवों के सभी विद्यालयों के बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। विजेताओं को पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है व उनका व अन्य प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया जाता है। आप देख रहे हैं विद्यालय पुस्तकालय, तो यहाँ पर पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बैठकर छात्र शांति से पढ़ाई कर सकता है। छात्र विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने अवसर प्राप्त करते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जहाँ सभी कक्षाओं के छात्रों की समस्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। वे बच्चे जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं वह अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं तथा अध्ययन करने के बाद पुस्तक फिर से पुस्तकालय में जमा कर दी जाती है। पुस्तकालय में छात्रों के विषयों से संबंधित संगीत, कला, कंप्यूटर, विज्ञान, महाभारत, रामचरितमानस तथा प्रतिदिन का न्यूज़पेपर और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपस्थित हैं, जो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करती हैं। विद्यालय निर्माणशाला आज हमने शिक्षा में समाजोपयोगी उत्पाद कार्यों को सम्मिलित किया है। इसके लिए विद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि आज का युग वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग है और देश की समृद्धि है, तो प्रत्येक छात्र को किसी न किसी कला में दक्ष कर दिया जाना आज की सामाजिक आवश्यकता है। अनुभव एवं क्रिया के केंद्र भी होने चाहिए। आधुनिक विद्यालयों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें बालकों को विविध प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। उन्हें स्वतः ही अनेक क्रियाएं करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय का परिवार से संबंध, कुछ लोगों का विचार है परिवार तथा पाठशाला दोनों विभिन्न संस्थाएं हैं जिनका आपस में कोई संबंध या समानता रही है। इस मत के अनुसार परिवार में हर प्रकार अनौपचारिकताएं होती हैं तथा केवल व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि इसके विपरीत पाठशाला शिक्षण ही एक अनौपचारिक संस्था है जहां विभिन्न विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, परंतु यह धारणा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बाहरी रूप से पर्याप्त अंतर पर्याप्त होते हुए भी वास्तव में परिवार तथा पाठशाला परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके अलावा देखिए, विद्यालय वास्तव में रचनात्मकता के केंद्र होते हैं। विद्यालय में बच्चों की मूल प्रवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा आधुनिक विद्यालय की मुख्य विशेषताओं को सामान्य परिचय द्वारा प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा देखिए, एक और भी चीज़ है यहाँ पर, विद्यालय का मुख्य सड़क पर उपस्थित होना। विद्यालय का स्थित
भी स्थिति भी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विद्यालय का मुख्य रोड पर होने के कारण विद्यार्थी आसानी से पैदल व यातायात के साधनों से विद्यालय पहुंच सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय की बिल्डिंग एक मंजिल की बनी हुई जिसमें विभिन्न कमरे हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस विद्यालय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है। अब देखिए लास्ट में आता है कि हम एज अ टीचर, एज अ इंटर्नशिप जब हम करने जाते हैं स्टूडेंट, हम कुछ जो है सुझाव भी देते हैं कि विद्यालय में लगभग सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वास्तव में विद्यालय में बच्चों के लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को लंच टाइम में विद्यालय के बाहर से दुकानों व ठेलों से खाने वाली सामग्री खरीदनी पड़ती है, जिस कारण विद्यार्थियों को बाहर जाकर लंच करना पड़ता है। विद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से सुझाव भी हम दे सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था, खासकर जो बीएड 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप है, जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल जो बननी है, तो पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है, उसके बाद उस विद्यालय का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसी प्रकार से लिखेंगे कि उस विद्यालय में इन पॉइंट्स को लेकर करेंगे। उनकी बिल्डिंग क्या है जहाँ पर इंटर्नशिप आप करने गए हैं, उस विद्यालय में बिल्डिंग कैसी है, खेल का मैदान कैसा है, पुस्तकालय कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, शौचालय कैसा है, उस जितने भी हमने पॉइंट्स दिए हैं उन चीज़ों को आप एलोबरेट करते हुए इंटर्नशिप की फाइल बनाएंगे। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मैं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूं। अब वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका हृदय से आभार और नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।